अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। इजराइल की जंग का होगा क्या? क्योंकि कल रात को जब भारत के प्रधानमंत्री कनाडा पहुंचे G7 की बैठक के लिए, उसी समय उससे कुछ घंटे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 की बैठक को बीच में छोड़ के, जो कि कनाडा के कैलगरी शहर में चल रहा है, वो वापस देर रात 4.5 घंटे की स्पेशल अपने एयरफोर्स वन में बैठ के वापस वॉशिंगटन DC आ गए। जी हाँ, ये शायद इतिहास में पहली बार हो रहा होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने G7 की बैठक को बीच में छोड़ा। लेकिन सिचुएशन ही इतनी टेंस है, सिचुएशन ही इतनी परेशान कर देने वाली है, सिचुएशन ही इतनी, जिसे कहा जाता है कि बहुत सेंसिटिव है। शायद बहुत सालों बाद पहली बार अमेरिका को लग रहा है और अमेरिका के राष्ट्रपति को लग रहा है कि उनके समर्थन वाला देश इजराइल शायद थोड़ा कमजोर पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरह से पिछले 24 या 36 घंटों में ईरान ने इजराइल के आयरन डोम को, जो आयरन डोम इजराइल का बहुत मशहूर है कि गाजा से आती हुई कई 100-150 मिसाइलों को रोक लेता था, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से काम नहीं किया है। और उसके चलते तेल अवीव में, उसके चलते हाफिया का पावर प्लांट, उसके चलते इजराइल के कई बड़े शहरों के कई बड़ी बड़ी इमारतें ईरान ने नेस्तनाबूद कर दी। ईरान ने अपनी पूरी क्षमता, जब आप डिफेंस एनालिस्ट से बात कीजिए तो कोई कहता है कि नॉर्थ कोरिया की मिसाइल यूज हो रही है, कोई कहता है कि रशियन मिसाइल्स यूज हो रही हैं, लेकिन एक बात जो साफ दिख रही है दर्शकों, और वो ये कि इजराइल में और इजराइल के कैपिटल सिटी तेल अवीव में नुकसान हो रहा है। और ये जानकारी जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिली तो वो G7 में रह नहीं पाए। हम सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे, जिसे कहते हैं एसेंट्रिक आदमी है, बड़बोले व्यक्ति हैं, लेकिन इस बार सिर्फ बोलने से बात नहीं चलेगी। इस बार अमेरिका का जो इजराइल को सपोर्ट है वो वर्बल नहीं चलेगा, दे हैव टू बी फिजिकली प्रेजेंट। और ये बात शायद डोनाल्ड ट्रंप को समझ आ गई, और शायद इसीलिए, और मैं रिपीट कर रहा हूं, इसीलिए इतिहास में पहली बार किसी अमेरिका के राष्ट्रपति ने G7 की बैठक को बीच में छोड़ के वो वापस अमेरिका आए। अगर आप ईरान के समर्थन वाले मीडिया या फिर ये जो ओपन सोर्सेज है जिसे हम सोशल मीडिया कहते हैं वो देखें, तो वो तो इसी बात में खुश है। वो कह रहे हैं देखो हमने तो इतिहास रच दिया, हमने तो इजराइल में इतना नुकसान पहुंचा दिया कि इजराइल का जो आका है, जिसको वो कहते हैं इजराइल का आका अमेरिका है, हमने इजराइल के आका को मजबूर कर दिया कि वो एक अंतरराष्ट्रीय मल्टीलैटरल बैठक को छोड़ के, G7 जैसी महत्वपूर्ण बैठक को छोड़ के वापस अमेरिका आए। ईरान ये कह रहा है कि उसने इजराइल में इतना नुकसान कर दिया। वहां पे बेंयामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमें इस सबसे फर्क नहीं पड़ता, हम जंग में खेलने के लिए नहीं उतरे, अगर हम जंग में उतरे हैं तो नुकसान हमारा भी होगा। लेकिन ये बात साफ है, जैसे हमने हमास को नहीं छोड़ा, वैसे हम हमास के आका, यानी इजराइल कहता है कि हमास का आका ईरान है, उसको नहीं छोड़ेंगे। क्या ये संभव होगा? क्या ये जंग जारी रहेगी? क्योंकि अगर आपको याद हो दोस्तों, अगर आपको याद हो तो रूस ने भी, यानी रशिया ने भी, यानी व्लादिमीर पुतिन ने भी यूक्रेन के लिए यही कहा था कि वी विल फिनिश देम। लेकिन दिन नहीं, हफ्ते नहीं, महीनों नहीं, साल निकल चुके हैं, रूस और यूक्रेन की जंग अभी भी जारी है। कभी रूस भारी पड़ता है और कभी यूक्रेन भारी पड़ता है, क्योंकि यूक्रेन अकेला नहीं है, यूक्रेन के पीछे पूरा नाटो है। पर बात ईरान और इजराइल की, शायद 90 के दशक में ईरान और इराक की जंग के बाद कभी भी USS निमिट्ज, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत है, दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, और वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो कल देर रात जब अमेरिका के राष्ट्रपति कनाडा में थे, कैलगरी में थे, वो G7 की बैठक से निकलने से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उनको ये डिसीजन दे दिया था कि अमेरिका का युद्धपोत वापस आप मिडिल ईस्ट में लाइए। USS निमिट्ज, जो कि वियतनाम की तरफ था, कोरिया और चाइना के बीच में एक बैलेंस बनाने के लिए था, उसको वहां से मोड़ा गया। USS निमिट्ज दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर कैपेबल युद्धपोत है, जिसके ऊपर लेटेस्ट अमेरिकन आर्मरी रहती है, लेटेस्ट अमेरिकन एयरक्राफ्ट रहते हैं, वो टेक्नोलॉजी जिसके बारे में कई बार अमेरिका दुनिया को या अपने सहयोगी देशों को भी नहीं बताता, वो टेक्नोलॉजी से लैस है USS निमिट्ज। और वो इसलिए क्योंकि जो तस्वीरें आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं, वो तस्वीरें
इजराइल और ईरान की हैं, और ईरान कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि इजराइल पे हल्का सा भारी पड़ रहा हो, चाहे हल्का सा ही हो। या अगर आप प्रो इजराइल समर्थकों से बात करें या फिर प्रो इजराइल एनालिस्ट से बात करें तो वो कहते हैं इजराइल को हल्के से भी डेवस्टेशन की, इजराइल को हल्के से भी नुकसान की आदत नहीं है, और अमेरिका अपना हल्का सा भी नुकसान होते हुए देख नहीं सकता। जितना भी इजराइल में बिल्डिंग्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब ज्यादातर 90 नहीं 99% अमेरिकन सपोर्ट से बना है, अमेरिकन एड से बना है, अमेरिकन पैसे से बना है। तो उसको बचाने के लिए अमेरिका उतर रहा है। अमेरिका नहीं चाहता कि एक भी बिल्डिंग इजराइल की नुकसान हो, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं कि किस तरह से सुपरसोनिक मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन्स और बहुत ही तकनीक से यूज किया गया है। कई लोग कहते हैं कि पहले क्योंकि ईरान इजराइल के आयरन डोम को समझता है और ईरान हमास नहीं है, ईरान एक पूरा फंक्शनल देश है जिसके पास अपनी एक मिलिट्री है, जिसके पास अपनी एक एयरफोर्स है। उसने इजराइल के आयरन डोम को तोड़ने का पैंतरा निकाल लिया है। वो पहले 50, 60, 70 कम इंटेंसिटी वाली मिसाइल भेजता है जिसमें ही आयरन डोम पूरा बिजी हो जाता है। आयरन डोम की कैपेसिटी है, आयरन डोम वो डिफेंस सिस्टम है जो कि इजराइल के बड़े बड़े शहरों को, जैसे भारत के पास S-400 है। अगर आपको याद होगा तो जब अभी हमने पाकिस्तान को नाकुचने चबवाए तो हमने रूसी सिस्टम S-400 को हमारे इंटरनल डोमेस्टिक सिस्टम आकाश के साथ यूज किया था। यानी पाकिस्तान की तरफ से आती हुई कोई भी ड्रोन, कोई भी मिसाइल हमारे आकाश और S-4 सिस्टम एक छतरी की तरह भारत के ऊपर बना के रखते थे। कोई भी मिसाइल भारत के शहर के एयर स्पेस में आने नहीं देते, हालांकि एक आध आई थी। अब यही चीज ईरान ने की है, और ईरान ने बहुत बेहतरी से की है। ईरान ने इजराइल के आयरन डोम को तोड़ा है। पहले 50, 60, 70 लो इंटेंसिटी वाली मिसाइल भेजो और उसके बाद एक सुपरसोनिक मिसाइल भेजो, तो जो आयरन डोम है वो 50, 60, 70 मिसाइल्स में बिजी हो जाता है। इसी बीच एक सुपरसोनिक मिसाइल जाती है, और चाहे वो हाफिया के पावर प्लांट में लगे, चाहे वो तेल अवीव के बड़े बड़े राइजिंग बिल्डिंग्स में लगे, नुकसान होता है। और इस सब के चलते अब इजराइल के आका अमेरिका को समझ नहीं आ रहा है कि किया क्या जाए। हालांकि कल देर रात, मैं यहाँ वॉशिंगटन डीसी में हूं, कल देर रात जब वहां 12:15 बजे के करीब ये खबर आई, अमेरिकी टाइम में आपको बता रहा हूं, यानी सुबह आप लगा लीजिए भारत का समय शाम के 4:30 या फिर 4:30 बजे कल कि अमेरिका के राष्ट्रपति वापस आ रहे हैं, तभी यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में बैठकों का दौर जारी हो गया। व्हाइट हाउस का प्रेस कोर शुरू कर दिया गया, व्हाइट हाउस से इंफॉर्मेशन आने लगी, और अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मेड अ वेरी क्लियर स्टेटमेंट। उन्होंने वहां से निकलने से पहले भी बोला कि जो भी तेहरान में है वो निकल जाए। उनका ये कहना, अमेरिकी राष्ट्रपति का ये कहना कि तेहरान खाली कर दो, लाखों लोगों ने देर रात 3 बजे तेहरान से बाहर निकलना शुरू कर दिए। बट दैट वाज नॉट इट। अमेरिकी राष्ट्रपति अपना एयरफोर्स 1 लेके कैलगरी से जब कल रात को निकले, 4.5 घंटे में वो यहाँ वॉशिंगटन डीसी पहुंचे। इस बीच उन्होंने कई महत्वपूर्ण डिसीजंस लिए, जैसे मैंने आपको बताया, चाहे वो अमेरिका का न्यूक्लियर केपेबल USS निमित्ज को वियतनाम से मोड़ना हो, चाहे वो 30 से 35 रिफ्यूलर्स हो अमेरिकन आर्मी के, क्योंकि अमेरिका के करीबन 150 से ज्यादा, जी हाँ मैं दोहरा रहा हूं, 150 से ज्यादा फाइटर प्लेन्स यूरोप के अलग अलग स्थानों में ऑलरेडी खड़े हैं। ये अमेरिका की स्ट्रेटेजी है, अमेरिका को इंतजार नहीं करना पड़ता, अमेरिका मिनट्स में, पल भर में। इसीलिए कहा जाता है कि साउथ एशिया में, खासकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, भारत ने अमेरिका को ऐसी कोई जगह नहीं बनाने दी है, अगर आपको देखो गाशिया याद हो, इंडियन ओशन में, जहां पे अमेरिका अपनी बेस बना सके। क्योंकि अमेरिकन आर्मी और अमेरिकन मिलिट्री का सबसे बड़ा जो उनका प्लस पॉइंट है कि उनको हर चीज अपनी जमीन से नहीं करनी होती। अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका अटलांटिक के पार है, वहां से आने में बड़े से बड़े फाइटर जेट को भी समय लगता है। इसलिए अमेरिका अपनी आर्मी, अपनी नेवी को ऑलरेडी मोबिलाइज रखता है अपने जो सहयोगी हैं उनके एयर स्पेस में, उनकी एयरफील्ड्स में, उनके इंटरनेशनल वाटर्स में। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो ये दिखाती है कि किस तरीके से अमेरिका ने अपनी एयरफोर्स और आर्मी दोनों को मोबिलाइज कर दिया है। द माइट ऑफ द अमेरिकन आर्मी, जैसे कि कहा जाता है। कैन आई हैव माय गेस्ट्स ऑन एयर प्लीज? मेरे साथ मेरे डिफेंस एनालिस्ट, एक नहीं, दो नहीं, 3 डिफेंस एनालिस्ट मेरे साथ हैं, और हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं। मेरे साथ जनरल GD बख्शी और जनरल बिशंबर दयाल दोनों हैं। वेलकम सर, थैंक यू वेरी मच। General Bakshi, sir, the might of the American army, General Dayal, the might of the American army. It has been spoken, मतलब अमेरिकन आर्मी की माइट के बारे में जनरल GD बख्शी सर इतना बोला गया है, बट आप बहुत
समय बाद शायद खुल के अमेरिका सामने आ रहा है, क्योंकि अब वो इजराइल के कंधे पे रख के बंदूक नहीं चला सकता। द वर्बल सपोर्ट विल नॉट वर्क एनीमोर। अब जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार G7 छोड़ी है, वापस DC आए हैं कल सारी रात और अभी तक वॉशिंगटन में मैं यहाँ हूँ, व्हाइट हाउस इज एक्टिव, और वो ये कह रहे हैं कि अब हम बताएंगे ईरान को कि व्हाट द माइट ऑफ द अमेरिकन आर्मी इज। जनरल बख्शी साहब, देखिए, मैं ऐश्वर्या कहना चाहता हूं कि अगले 24 से 48 घंटे इस लड़ाई के लिए निर्णायक होंगे। अभी तक इजराइल अकेला लड़ रहा था, अमेरिका और इजराइल मिलकर गुड कॉप बैड कॉप की गेम खेल रहे थे ईरान के साथ। इजराइल हमले कर रहा था, अमेरिका बातचीत कर रहा था। अब लेकिन स्थिति ये आई है कि जैसे कि आपने भी बताया है कि ईरान ने भी अपने डिफेंस में काफ़ी पलटवार किए हैं अपने बैलिस्टिक मिसाइल से, और वो टेक्निक समझ गए हैं आयरन डोम को पेनिट्रेट करने की। हालांकि बल्क ऑफ द मिसाइल्स अभी तक शूट डाउन हो रहे हैं। जो भी 8-10% पेनिट्रेट कर रहे हैं वो है आपके हाइपरसोनिक मिसाइल, जिनके वॉरहेड 1 टन 1.5 टन के हैं। वो काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तेल अवीव में डिफेंस मिनिस्ट्री का हेडक्वार्टर हिट हुआ है, मोसाद का हेडक्वार्टर हिट हुआ है, हाइफा की ऑयल रिफाइनरी और पोर्ट हिट हुआ है, और कई जगह जो रिहायशी इलाके हैं, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हिट हुई हैं, जिसको किसी तरीके से छुपाया नहीं जा सकता। तो इजराइल को भी कीमत पे करनी पड़ी है। साफ बात यह है कि बगैर अमेरिका की हस्तक्षेप के इजराइल अकेले ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बर्बाद नहीं कर सकता। फोर्दो की जो अंडरग्राउंड बंकर फैसिलिटी है, वो जो है उनके GBU-57 30,000 पाउंड से ज़्यादा, 18,000 पाउंड से बड़े जो बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स हैं, जो केवल B-52 या B-2 बॉम्बर डिलीवर कर सकते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। पहले तो अमेरिका का ख्याल था कि यूक्रेन जैसे मैं यूक्रेन को लड़ाऊंगा रूस के साथ और मैं बैकग्राउंड में रहूंगा और डील कराऊंगा, लेकिन अब नहीं लग रहा कि वो डील करा पाएंगे बैकग्राउंड में रहकर। जितनी मार पड़ रही है इजराइल को भी, जितना नुकसान उठाना पड़ रहा है, वो पहले से कहीं ज्यादा है। पहले से जनरल बख्शी, मैं सिर्फ इसी पे आपको रोक रहा हूं सर, और मैं चाहता हूं कि अगर आप इसी पे थोड़ा और जानकारी हमारे दर्शकों को दे दें। माफी चाहता हूं, लेकिन जो आपने नुकसान की बात कही, 36 या पिछले 36 घंटों में इस तरह की तस्वीरें कभी भी इजराइल से बाहर नहीं आई थी। जनरल दयाल आ रहा हूं सर, लेकिन एक और सवाल जनरल बख्शी से कि सर, जिस तरीके का नुकसान हमने तेल अवीव में देखा है, हालांकि वो भी बेन्यामिन नेतन्याहू ने एक वो ब्रवाडो में मिलिट्री वेस्ट पहन के चॉपर में चढ़ के, चिनूक्स में चढ़ के जाके खुद देख रहे हैं, वो सारी चीजें हो रही है। लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट का, डोनाल्ड ट्रंप का कल कैलगरी से देर रात को G7 को छोड़ना, दुनिया भर के नेता वहां, भारत के प्रधानमंत्री वहां, वो सब छोड़ के उनको एक इमरजेंसी में आना पड़ा। और जो प्रो ईरानियन फोर्सेस हैं, ओपन सोर्स मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी, उनके नेशनल मीडिया में भी, वो सब ये कह रहे, हेलो, वी हैव अचीव्ड इट, दिस इज व्हाट वी वांटेड टू डू, हमें यही तो करना था। हमने सिर्फ बेन्यामिन नेतन्याहू को नहीं, हमने उनके आका को, जो उनका सो कॉल्ड सपोर्टिंग देश है अमेरिका, उसको हमने हिला दिया कि अमेरिका को G7 से आना पड़ा। तो क्या ईरान ने सचमुच इतना नुकसान कर दिया है? वेल, बात यह है कि इजराइल अकेले कब तक ये लड़ाई लड़ सकता है? क्या आप उसको यूक्रेन जैसे ट्रीट कर सकते हैं? जितनी स्ट्रांग लॉबी, ज्यूइश लॉबी अमेरिका में है, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर नुकसान हुआ है तो वो उम्मीद करेगा और एक्सपेक्ट करेगा कि अमेरिका भी बीच में कूदे। अब अमेरिका को ये सोचना है कि अभी तक क्यों नहीं कूद रहा था अमेरिका, क्योंकि इजराइल कॉन्फ्लिक्ट को वाइडन कर सकता है। वो सऊदी अरेबिया की ऑयल फील्ड को बर्बाद कर सकता है, वो ऑयल टैंकर ट्रैफिक को गल्फ ऑफ हॉर्मूज में नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे कि दुनिया की इकोनॉमी को धक्का लगेगा। ऑयल प्राइसेस $120 प्रति बैरल, $150 प्रति बैरल तक हो जाएंगी। दैट विल बी रिसेशन मोड फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी। क्या अमेरिका उसको बर्दाश्त कर सकता है, सहन कर सकता है?
डोनाल्ड ट्रंप की ग्रैंड स्ट्रेटेजी थी कि साहब मैं 3-4 साल शांति रखूंगा ताकि अमेरिका की इकोनॉमी रिवाइव हो सके, अमेरिका की आर्म्ड फोर्सेस रीबिल्ड हो सके, डीप स्टेट को आड़े हाथ लूं। लेकिन उनको तो ये रिप्रीव मिल ही नहीं रही, ना रशिया यूक्रेन लड़ाई खत्म हो रही है, ना इजराइल, और वहां पे अगर चीन भी उछक पड़ा फिर तो आपकी थर्ड वर्ल्ड वॉर तो बिल्कुल जाहिर है। तो बड़ा सोच समझ ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात की आपने जनरल साहब, जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप G7 छोड़ के आए हैं। G7 छोड़ के, कहना है जनरल दयाल नाउ, जनरल बख्शी कमिंग बैक सर। जनरल दयाल, पहले तो ये ऑयल पॉलिटिक्स, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ये कहा जाता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक है, दुनिया की तेल की सप्लाई रुक जाएगी। जनरल दयाल कमिंग सर, राइट। जनरल दयाल सर, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, छोटी सी जगह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, अगर मेरी टीम ने मैप बनाया है तो वो दिखा देंगे। उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति का G7 छोड़ के आना, ये अपने आप में ही इतना बड़ा मैसेजिंग है। एक मैसेज ये है जो देख रहे हैं कि भाई त्राहिमाम मच गया, परेशान है अमेरिका, समझ नहीं पा रहा अमेरिका। नहीं तो ये कहा जाता है कि बिकॉज कल जब हम देर रात वॉशिंगटन डीसी में यहाँ पे व्हाइट हाउस के बाहर पहुंचे, बिग ब्लैक एसयूवीज GMCs अंदर बाहर कर रही हैं नॉर्थ लॉन से, प्रेस कोर खोल दिया, मीडिया रूम खोल दिया, अफसर आ रहे हैं जा रहे हैं, सबका नाम हमें नहीं पता, बट जब मैंने चेक करा तो उनके डिफेंस स्टाफ के ऑफिसर्स सब आ रहे हैं जा रहे हैं। सो इट इज एक्टिव, और ये एक मैसेज है कि अमेरिका ने ये शायद सोचा नहीं था या ये परसीव नहीं किया था कि ईरान इतना नुकसान पहुंचा सकता है इजराइल को। जनरल दयाल सर, देखिए ऐश्वर्या, एक तो ये पूरी की पूरी लड़ाई जो है वो अमेरिका के बेस्ट पे ही लड़ी जा रही है। 7 अक्टूबर से लेके आज तक जो भी कुछ हुआ, हमास के साथ, इजराइल के साथ, सीरिया में आपने पूरी की पूरी सरकार बदल दी, सब कुछ बगैर किसी रेजिस्टेंस के साथ छोड़ के भाग गए, और अल्टीमेटली ईरान पे आए। अब ये कहाँ रुकेगी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे नहीं मालूम डीप स्टेट की स्ट्रैटेजी अल्टीमेट क्या है, कहाँ जाके रुकेगी। तो ये पूरी की पूरी अमेरिका इसका पार्ट है, और अमेरिका मिनट टू मिनट इसको ऑब्जर्व कर रहा है, मिनट टू मिनट इसको एनालाइज कर रहा है, मिनट टू मिनट इसका इफेक्ट कर रहा है। और अगर मैं सोचता हूँ अमेरिकन को इतना नहीं अंदाजा था कि ईरान को इतने हल्के में ले रहे थे कि ईरान बिल्कुल पलटवार नहीं कर पाएगा, ईरान हमास की तरह या ईरान हाउतीज की तरह या ईरान जो है लेबनान की तरह, आई मीन वो जल्दी से मतलब हिजबुल की तरह वो मतलब काउ डाउन कर जाएगा। तो मैं समझता अमेरिका की सोच में कुछ कमी है, लेकिन ऐसा नहीं था। दो चीजें मत कीजिए, प्रेसिडेंट ट्रंप G7 से आए हैं, वो G7 को इससे ज्यादा अहमियत देना नहीं चाहते थे। जो G7 में उन्होंने काम करना था वो थोड़ा कर दिया, उसके बाद वो एक ये क्लियर ले लो, वो G7 में उन्होंने जो बोलना था बोल दिया, वो इससे ज्यादा G7 को रेलेवेंस नहीं देना चाहते। हर एक मुल्क से इंडिपेंडेंटली डील करना चाहते हैं वो अपनी इकोनॉमी के लिए। पहली बात तो स्पष्ट है, क्योंकि वो कोई कलेक्टिव ऐसा डिसीजन नहीं वहां देना चाहते जो कहीं भी, बिकॉज सबके साथ तो 36 का आंकड़ा है उनका, इनके साथ भी है, ब्रिटेन के साथ मुश्किल से जाके उनके अभी जाके ट्रेड डील फाइनलाइज होने को आई है। तो वो ऐसी कोई चीज नहीं करना चाहते थे वहां, जितना उनका लिमिटेड एम था वो किया। ये एक जरूर है कि भाई ये इसका एक एक्सक्यूज मिल गया, वरना तो वहां से भी मॉनिटर कर सकते हैं बैटल को। जनरल दयाल, यहाँ जो मिडिल ईस्ट की बात हो रही है, यहाँ जो अभी सऊदी अरेबिया की बात जनरल बख्शी ने की, मैं सिर्फ आप ही से एक ये सवाल पूछ रहा हूँ, जो अभी कहा कि इजराइल इसको बढ़ा सकता है, क्या इजराइल की क्षमता है? क्या इजराइल खुद अपने आप को बचा नहीं पा रहा? तेल अवीव की तस्वीरें देखिए, क्या इजराइल डेस्परेशन में ऐसा करेगा? और अगर ऐसा करेगा तो अभी डोनाल्ड ट्रंप तो पूरा मिडिल ईस्ट का दौरा करके आए, अभी तो वो सबसे किसी से प्लेन लेके आए हैं, किसी को ऊंट दे के आए हैं, किसी से घोड़े लेके आए हैं, वो तो सारा अपनी द मास्टर क्लास करके आए हैं $1 ट्रिलियन की। देखिए मिडिल ईस्ट की बात है, काफी डिवाइडेड है ना। पहले इराक गया, किसी ने कुछ किया, सीरिया गया, किसी ने कुछ किया, जॉर्डन काउ डाउन है, किसी ने कुछ किया नहीं। ये जो मिडिल ईस्ट जो जितना भी अरब वर्ल्ड है वो डिवाइडेड है, और वो मैं नहीं समझता कि वो लड़ाई में बहुत ज्यादा वो होगा। हाँ, स्टेट ऑफ हार्मूज में जो है वो खुद ईरान कर सकता है, उस पर ईरान वहां पे जो है ब्लॉकेड कर सकता है। रेड सी में हाउतीज जो है वो कर सकते हैं डिस्टर्ब, इकोनॉमी डिस्टर्ब हो सकती है, ऑयल प्राइसेस बिल्कुल बढ़ सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन
अभी मैं नहीं समझता सऊदी अरेबिया या कोई भी कंट्री इसमें किसी तरह से कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होगा। ये लिमिटेड रखेंगे, ईरान को डैमेज करेंगे ताकि ईरान की जो इकोनॉमी है वो डैमेज हो जाए, काफी लॉसेज हो जाए। और देखिए, अगर आप उसकी न्यूक्लियर की बात करते हैं कि ईरान न्यूक्लियर ना बन जाए, भाई आपके पास टेक्नोलॉजी, आप तो ऑलरेडी न्यूक्लियर हो। आप न्यूक्लियर के नहीं, आप तो विदाउट न्यूक्लियर यू आर डोमिनेटिंग दैट एरिया। यू आर वायलेटिंग एयर स्पेस ऑफ इराक, क्या वो कुछ कर सकता है? वायलेटिंग एयर स्पेस ऑफ सीरिया, क्या वो कुछ कर सकता है? यू आर वायलेटिंग एयर स्पेस ऑफ। तो आप जब एक कंट्री एरोगेंस पे आ जाए ना, और एक कंट्री कहे जो मैं बोल रहा हूं वो ही ठीक है, मैं किसी इंटरनेशनल किसी बॉडी की बात सुनूंगा ना, मैं इंटरनेशनल किसी लेजिस्लेशन, इंटरनेशनल लॉ की परवाह करूंगा, तो वो फिर कुछ भी कर सकता है। ये लड़ाई मेरे ख्याल में अभी खिंचेगी। अमेरिका डायरेक्टली शायद अभी भी ना कुछ करे, वो देखेगा और देखेगा। पर अगर अभी डायरेक्टली नहीं करेगा, अमेरिका चाहता है कि आपका ये जो पूरा का पूरा, लेकिन जनरल दयाल अगर अब डायरेक्टली नहीं करेगा तो बचाएगा कैसे इजराइल? अमेरिका अगर अब नहीं करेगा तो, क्योंकि ईरान ने जिस तरह, अभी मैं रविंद्र जी, सौरभ आ रहा हूं आपके पास, लेकिन कहना है बोथ जनरल दयाल एंड जनरल बख्शी, क्योंकि इसमें मिलिट्री की बात हो रही है, द माइट ऑफ द अमेरिकन मिलिट्री, चाहे उनकी नेवी की बात हो, चाहे उनके जो उनका ISS निमित्स है, कहा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, न्यूक्लियर केपेबल है, वो उन्होंने वियतनाम से मूव कर दिया है, जनरल बख्शी ये कह रहे। लेकिन अभी भी अगर डायरेक्टली नहीं घुसेगा तो क्या वो इजराइल को बचा पाएगा? क्योंकि ईरान इज ऑन अ डू एंड डाई सिचुएशन। ईरान तो कह रहा है हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी लेट डूबेंगे सनम। ईरान जिस तरीके से कह रहा है, ईरान कह रहा है तुम तो मुझे मारोगे लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये जो बात हो रही है, चाहे वो हमास की हो, हिजबुल्लाह की हो, हाउदीज की हो, वो तो सब पता था ना, इजराइल को पहले से पता था और कह के मारा है। टाइमिंग बेनियामिन नेतन्याहू का था, टाइमिंग ईरान का नहीं था। टाइमिंग चूज किया गया इजराइल का है कि अब हम करना चाहते हैं। ऐसा नहीं हुआ है कि ईरान ने शुरुआत की, शुरुआत तो मतलब इजराइल ने की और बोल के मारा है। इसका मतलब वो प्रिपेयर्ड होंगे, उनको पता होगा कि कब अमेरिका आएगा, कुछ तो वादा किया होगा डोनाल्ड ट्रंप ने। अब डोनाल्ड ट्रंप अपना वादा कितना रखते हैं वो समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो डेस्परेशन में है। व्हाइट हाउस में, हम यहाँ पे वॉशिंगटन में ये जरूर देख पा रहे हैं कि व्हाइट हाउस सारी रात यहाँ पे काम करता रहा है, वो वहां पे G7 की बैठक छोड़ के आ रहा है। तो समथिंग बिग इज इन द ऑफरिंग, कुछ तो बड़ा हो रहा है जनरल बख्शी सर। नहीं, एब्सोल्युटली ऐश्वर्या, देखिए व्हाइट हाउस और वॉशिंगटन में, कांग्रेस में, वहां पे विभाजन है। कुछ लोग नहीं चाहते कि अमेरिका इसमें इंटरवीन करे, और अगर बाइडेन काल होता तो अमेरिका बिल्कुल इंटरवीन नहीं करता। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप का काल है और वो ज्यूइश लॉबी से काफी इन्फ्लुएंस है उनके ऊपर। तो क्या वो कर सकते हैं जो उन्होंने यूक्रेन के साथ किया? वो यूक्रेन को आगे किया, वी विल फाइट रशिया टू द लास्ट यूक्रेनियन। क्या अब वो कह सकते हैं कि वी विल फाइट ईरान टू द लास्ट इजरायली? आई डोंट थिंक सो। जो पॉलिटिकल लॉबी का इन्फ्लुएंस है वो भारी पड़ सकता है पॉलिटिकली डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, अगर वो इजराइल को आगे धकेल दें और फिर लड़ाई में ना आए, राइट। लेकिन अगर वो लड़ाई में आते हैं तो उनका असमंजस ये है कि विल एक डूबता, वो हरा तो देंगे इजराइल को, ईरान को, मतलब इजराइल और अमेरिका, कोई शक नहीं है, इट इज अ नो ब्रेनर कि कौन जीतेगा मिलिटरीली। लेकिन एक डूबता हुआ ईरान काफी नुकसान कर सकता है। इट कैन फायर ऑफ ड्रोन्स एंड मिसाइल्स एट सऊदी अरेबियन ऑयल फैसिलिटीज। वो गल्फ ऑफ हॉर्मुज में ऑयल टैंकर्स को सिंक कर सकता है। वो दुनिया की ऑयल प्राइसेस का सत्यानाश कर सकता है। तो वो अपने आप में एक खतरा था जो अभी तक अमेरिका को डिटर कर रहा था। नहीं तो ये कितना पहले नहीं हो सकता था साहब। कौन सी कमी थी पहले अमेरिका के पास B-52, B-2 बॉम्बर्स की, GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब्स की? अभी तक अगर डेटरेंस रही तो ईरान की ये धमकी कि हम साहब डूबेंगे लेकिन आपको लेकर डूबेंगे, हम जो है दुनिया की इकोनॉमी को तबाह करके ही जाएंगे, तो ये अभी भी हो सकता है। आपको बड़ा सोच समझ के ये फैसला लेना होगा कि क्या हम इंटरवीन करेंगे। और अगर आप इंटरवीन, जनरल बख्शी, जनरल दयाल आ रहा हूं, इंटरवीन करते जनरल दयाल वांट्स टू मेक अ पॉइंट इस युद्ध में। ओके जनरल बख्शी साहब आ रहा हूं, जनरल दयाल वांट्स टू मेक अ पॉइंट। कोई वॉर कंक्लूसिव, आप अगर पूरा अमेरिकन फोर्सेस भी अगर आप एम्प्लॉय कर दोगे तो वॉर कंक्लूसिव नहीं हो सकती। मैं नहीं समझता ट्रंप
इस स्टेज पे ऐसी कोई लड़ाई में घुसना चाहेंगे जो इनकंक्लूसिव रहे। आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो ईरान को, जितना मर्जी डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ग्राउंड फोर्सेस कहां से किस तरह से मोबिलाइज करके ऑन ग्राउंड किस तरह से आप ऑपरेशंस करोगे। ईरान सरेंडर नहीं करेगा, बिकॉज आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना, तो वॉर इनकंक्लूसिव रहेगी। जब तक वॉर इनकंक्लूसिव रहेगी इट इज लॉस टू ट्रंप। तो ट्रंप अगर कंक्लूसिव रहेगी तो इजराइल को मारने दो। वही टेक्नोलॉजीज है इजराइल के पास, वही एयरक्राफ्ट है, वही मिसाइल्स है। नंबर बढ़ता है ना अमेरिका से, तो अमेरिका मेरे ख्याल में एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करेगा, ब्लॉकेजेस प्रोवाइड करेगा, ईरान के पास कहीं से एड नहीं आने देगा। वो सब अमेरिका करेगा। लेकिन डायरेक्ट अगर ईरान में इन्वॉल्व होता है अमेरिका तो वॉर लंबी खिंचेगी, इनकंक्लूसिव रहेगी और डेस्परेशन में ये तो हमने रूस और यूक्रेन के साथ देख लिया। जनरल साहब आ रहा हूं। और अगर ये सौरभ शुक्ला यहाँ पे मेरे साथ वॉशिंगटन डीसी में, कैन आई हैव बोथ ऑफ दीज पीपल विद मी राइट नाउ। रोबिंद्र जी, अभी आपने हमारे दो बहुत सीनियर मिलिट्री एक्सपर्ट्स को सुना, दोनों जनरल साहब हैं, जनरल बख्शी, जनरल दयाल। रोबिंद्र जी, सौरभ इज हियर इन डीसी विद मी। रोबिंद्र जी, क्या हो रहा है? अमेरिका डायरेक्टली आ सकता है, ये एक मैसेज है अपने आप में। वॉशिंगटन वापस आना, कल देर रात G7 छोड़ना, क्या उनका G7 में वो मतलब अनकंफर्टेबल हो रहे थे, लेकिन जिस तरह से देर रात व्हाइट हाउस में चहल पहल चल रही थी उनके आने से, उन्होंने वो 4.5 घंटे प्लेन में बिताए, एयरफोर्स वन में बिताए। बट आई कैन गिव यू अ विजुअल कॉन्फर्मेशन कि व्हाइट हाउस वाज एक्टिव सारी रात। रविंद्र जी। No, thank you, ऐश्वर्या जी। प्लेजर आपके साथ एंड ऑफ कोर्स जनरल दयाल बख्शी एंड सौरभ। मैं इसको इस नजर से देखता हूं, नेतन्याहू की नजर से पहले, नेतन्याहू की जिंदगी में कोई और मौका नहीं आएगा ईरान को न्यूक्लियर टोटल जीरो करने का, कभी नहीं आएगा जिस तरह का मौका भी आया हुआ है। नेतन्याहू हिस्ट्री में, इजराइल की हिस्ट्री में, जूइश रिलीजन का ये उसकी हिस्ट्री में अपना नाम बना सकता है कि इसने अल्टीमेट जो थ्रेट थी हजारों साल तक वो खत्म कर दी है। तो नेतन्याहू का ड्राइविंग फैक्टर एक ये होगा और है। सेकंड, अब वो अमेरिका को परसुएड कर रहे हैं, अमेरिका रिलक्टेंट है। डोनाल्ड ट्रंप और जैसे अभी आई थिंक जनरल्स बता रहे थे, पार्टीज के अंदर भी थोड़ा डिवाइड है कि अमेरिका क्यों हम इन्वॉल्व हो। परंतु नेतन्याहू हर स्टेप पे इस जंग को ऐसे ले जा रहा है कि ये जंग फैलने की स्थिति में आ रही है, फैलने की स्थिति में आ रही है। अभी जो उन्होंने ईरान पे ऑयल डिपोज पे अटैक किया इत्यादि, वो ईरान को उकसा रहा है कि तुम वापस मानो, जैसे भी बात हो रही है सऊदी या यूएई की ऑयल डिपोज पे करो, वॉर फैली और रीजन हुआ। तो नेतन्याहू जो पुश कर रहा है उसको ट्रंप, मुझे जो दिखता है फिलहाल के लिए इस समय शायद गहरे सोच में है, डिस्कशंस में अपने एडवाइजर्स के साथ। प्लस इस समय आई थिंक ट्रंप ऑल्सो बात कर रहा है मिडिल ईस्ट की पावर्स के साथ, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई इत्यादि, कि अगर ऐसा हुआ कि अमेरिकन प्लेन्स, ओके, B-2 बॉम्बर, जो कि ये 30,000 पाउंड वाले बंकर गिरा सकते हैं। बाय द वे, उससे भी पक्का नहीं कि ये इनकी फैसिलिटी टोटल ध्वस्त हो जाए, बट शायद हो जाएगी काफी, राइट। अगर हमने ऐसा करा तो ईरान का जो रिएक्शन होगा उसको सहने के लिए आप तैयार हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ फिर ईरान का रिएक्शन, जैसे अभी फिर सब कह रहे हैं खुद तो डूबेंगे, आप ही कह रहे हैं सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, तो ईरान उस मोड में आ सकता है मिडिल ईस्ट में। तो ये इस समय आई थिंक ट्रंप के पास एक डिसीजन आ गया है, और उसका अपना जो एक बेस है, पावर बेस, जो वन मागा वाले काफी लोग वो कह रहे हैं नहीं हमें वॉर में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, हमें मतलब इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये अब डिपेंड करेगा अगले 2-1 दिन में जो दिखता है, और इसको मैं रीड कर रहा हूं, बट आई एम स्टार्टिंग विद नेतन्याहू, कि नेतन्याहू की जिंदगी में कभी और ऐसा मौका नहीं आएगा कि वो अपने देश, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी देश, अपनी कौम के लिए कुछ ऐसा काम कर जाए जो हजारों वर्ष तक पूरे मिडिल ईस्ट में कोई न्यूक्लियर नहीं रहे। लेकिन अगर आप नहीं, लेकिन इस समय शर्मा, अगर आप इजराइल की तस्वीरें चला सके, सौरभ जी, कमिंग टू यू, शर्मा, प्ले द विजुअल्स ऑफ डेवास्टेशन इन तेल अवीव। सौरभ जी, अमेरिकी राष्ट्रपति का मुझे नहीं याद पिछली बार कब ये हुआ था दुनिया के इतिहास में कि G7 जब से शुरू हुआ है, अमेरिका के प्रेसिडेंट को G7 छोड़ के वापस DC आना पड़े। ये कहा जाता है कि the American President's office moves with him, कि अगर वो जब चाहें, जहां से चाहें, जो डिसीजन चाहें, इंक्लूडिंग द न्यूक्लियर बटन, वो यूज कर सकते हैं। बट उसके बावजूद उनको G7 छोड़ के आना पड़ा। सिचुएशन इतनी ग्रेव है, सारी रात आप भी यहाँ DC में, आपको पता है हलचल चलती रही, सीनियर ऑफिसर्स वर इन एंड आउट ऑफ द व्हाइट हाउस। सौरभ शुक्ला।
ऐश्वर्या बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 जो अमेरिका वहां शीर्ष देश होता है वो छोड़ के वापस आया। उसका दो कारण है। एक कारण तो यह है कि एक उनको अपने जो स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स थे उनके साथ जो सिचुएशन रूम होता है वो एक सिक्योर कमरा रहता है, वहां बैठकर उनको आगे की रणनीति तय करनी थी। पर दूसरा जो बड़ा कारण है कि डोमेस्टिकली भी एक बड़ा प्रेशर बन रहा है। जो रिपब्लिकन पार्टी के कई शीर्ष नेता हैं वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू ने एक यहां पर ड्राइविंग सीट पर बैठकर आपको वो फोर्स कर रहे हैं, आपका हैंड, और आपको यहां पर एक लीडरशिप दिखानी पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप जो मैं जैसा पहले भी कहा है मैंने आपके भी शो में कई शोज में कि वो एक चाहते हैं कि वो एक पीस मेकर बन जाए। यहां पर बड़ा क्लियर है कि नेतन्याहू जो है वो अपनी स्ट्रैटेजी कर रहे हैं और जाहिर बात है कि ईरान जो है उसको न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना है। ये अमेरिका भी चाहता है, ये अपना इजराइल भी चाहता है, और भी देश जो है सऊदी अरब और भी सब चाहते हैं। तो कैसे इसको ये जो एंड गोल है उसको आगे इस पर बढ़े, वो एक तो रणनीति पे बात हो रही है। पर दूसरी बात है डोनाल्ड ट्रंप ये भी चाहते हैं क्योंकि उनका एक सबसे बड़ा बड़ा बजट का जो बिल है वो फंसा हुआ है अभी सेनेट में, वो उनका सबसे बड़ा बिल है। और अगर वो रिपब्लिकन पार्टीज के जो सेनेटर्स हैं उनके साथ अगर वो नेगोशिएट नहीं करेंगे तो डोमेस्टिकली उनको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ये भी कारण था कि वो वापस आए हैं। और मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका डायरेक्टली इस पे इंटरवीन करेगा। ये एक बात पे सहमति है मेरी, कई लोगों से बात हुई इस पे जो शीर्ष स्थलों पर हैं, उनका मानना है कि अमेरिका जो है जाहिर बात है इजराइल को पूरी तरह से सपोर्ट करेगा क्योंकि वो चाहते हैं कि न्यूक्लियर पावर ईरान नहीं बने। और अमेरिका ने चाहा था, और इस पे टू बी फेयर टू डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने बहुत कोशिश की कि ईरान के साथ कोई मध्यस्थता हो जाए, कोई एक डील हो जाए जो नहीं आपको सच में लगता है तो वहां पर उनका ये मानना है कि आपको सच में लगता है अब आप ये फोर्स इजराइल को वो सपोर्ट करेंगे। मुझे लगता नहीं कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे क्योंकि इस समय अमेरिका उसमें नहीं, और उनकी स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि बाहर से सपोर्ट करे। ये जो है निकल के आ रहा है मेरे सूत्रों के अनुसार व्हाइट हाउस से। ऐश्वर्या नहीं, लेकिन जनरल जीडी बख्शी, ये कब तक वर्बल सपोर्ट रहेगा? आपको लगता है जिस तरह से ईरान में ये कहा जा रहा है जनरल दयाल की नॉर्थ कोरिया की मिसाइल यूज हो रही हैं, क्या क्या कहां किसका असला आज की तारीख में कौन सा देश कहां किसके खिलाफ यूज कर रहा है, ये तो आइडेंटिफाई करना ही मुश्किल हो गया। भारत भी जानता है पाकिस्तान कैसे चाइनीज सिस्टम्स को यूज करता है, चाइनीज आर्म्स एंड एम्युनिशन को यूज करता है। लेकिन तेल अवीव की ये हालत देखना, कई ऐसे विजुअल्स हैं, कई ऐसे वीडियोस हैं जिनको देख के होश फाख्ता हो जाते हैं जनरल बख्शी कि किस तरह से छोटी छोटी मिसाइल्स आती हैं, आयरन डोम उसी में फंस जाता है और उसके बीच में एक सुपरसोनिक मिसाइल आती है एंड दैट्स इट। जनरल बख्शी साहब नहीं, और वो सुपरसोनिक जो हाइपरसोनिक मिसाइल का जो वॉरहेड है वो भी तो 1 टन का है, 1 टन 1.5 टन एक्सप्लोजिव। इसलिए आप इतना देख रहे हैं, अनप्रेसिडेंटेड है इजराइल के लिए। इजराइल का मेनलैंड इतनी बुरी तरह से दुश्मन के फायर के नीचे आना, नुकसान उठाना, ये अनप्रेसिडेंटेड है एज फार एज इजराइल इज कंसर्न्ड। तो नेचुरली वहां पे कितनी देर सस्टेन हो सकता है इस टाइप का लॉस। हालांकि द नंबर ऑफ मिसाइल्स कमिंग डाउन, जैसे आंकड़े आप ही दिखा रहे थे, पहले दिन जो थे वो 200 मिसाइल, फिर 100, फिर 35, फिर 20। ये मिसाइल्स जो ईरान फायर कर रहा है वो भी कम आ रहे हैं इन क्वांटिटी, लेकिन लगातार आते जा रहे हैं और नुकसान हो रहा है। तो अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि इजराइल को यूक्रेन जैसे अमेरिका छोड़ दे, हाँ तुमने लड़ाई शुरू करी, तुम लड़ो, तुम मरो, ठीक है। उनको हस्तक्षेप करना पड़ेगा। किस हद तक हस्तक्षेप कर सकते हैं अमेरिका में, इस पे देयर इज नो कंसेंसस, नो पॉलिटिकल कंसेंसस इन द यूनाइटेड स्टेट्स। पर डोनाल्ड ट्रंप ने कंसेंसस चाहा कब है जनरल साहब? जनरल साहब, डोनाल्ड ट्रंप तो कंसेंसस देखते नहीं। आप ये सोचिए, इमैनुअल मैक्रोन ने कल G7 में ये बोला कि हम सब पीस चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप से वो भी नहीं बर्दाश्त हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया वापस, हवा में ट्वीट किया वापस, कहा हेलो, आई डोंट वांट पीस, आई एम नॉट गोइंग फॉर सम सीज फायर, आई एम गोइंग फॉर समथिंग बिग। उनका बड़बोलापन हमने भारत और पाकिस्तान की जो भी जहां भी हमने पाकिस्तान को भी नाको चने चपाए वहां भी देखा है। सो ही इज अ डिफरेंट कैरेक्टर सर। नहीं, जब मैं कह रहा था कंसेंसस, ही इज नॉट अ कंसेंसस बिल्डर एट ऑल, लेकिन उनको अमेरिकन कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी तो साथ रखनी होगी। अभी बजट बिल पास उम्मीद तो है सर,
और अगर आप रिपब्लिकन विधायकों को ही उचाट करा दें कि साहब हमने कहा था मत जाओ इस युद्ध में, आप क्यों अमेरिका को लेके गए हो, आपने कहा था आप अमेरिका को किसी बड़े युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होने दोगे, और जैसे जनरल दयाल ने बिल्कुल ठीक कहा, इट इज इजी टू स्टार्ट अ वॉर, इट इज डिफिकल्ट टू फिनिश इट। हमने रूस और का भी पूरा वो एग्जाम्पल देख लिया है, कहाँ 1 हफ्ते 10 दिन की बात हो रही थी और 3.5 साल एंड काउंटिंग। तो आप शुरू कर सकते हो ईरान जैसे कंट्री के बरखिलाफ, लेकिन क्या स्टैंड ऑफ अटैक्स ही उसको डिस्ट्रॉय कर पाएंगे? आई एम नॉट श्योर। वो उनकी पनिशमेंट से मादा बहुत। एक आखिरी सवाल जनरल दयाल इस टॉपिक पे, अभी उसने अपने जब ये रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी तब लगा था, तब कई एनालिस्ट ने कहा था, कई लोगों ने कहा था अभी खत्म, मुझे याद है आपने तब भी कहा था, हम स्टूडियो में थे कि ऐश्वर्या ये इतनी जल्दी समाप्त नहीं हो, यूक्रेन की टेरेन अलग है, मैं मॉस्को को समझता हूं, मैंने वो एरिया देखा, इतना आसान नहीं होगा आज की तारीख में। जिस तरह से इजराइल कर रहा है, इजराइल इज लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप, लेकिन वो जहां बैठा है वो बहुत ही सेंसिटिव लोकेशन है, चाहे वो गल्फ ऑफ हॉर्मुज की बात हो, चाहे वो बगल के देश हो, एक छोटी सी चिंगारी एंड इट विल गेट आउट ऑफ हैंड, एंड गेट आउट ऑफ हैंड लाइक हाउ। जनरल दयाल सर, इसमें कोई शक की बात नहीं है। देखिए ऐश्वर्या, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन मैं नहीं समझता ईरान जो है वो पूरे अरब वर्ल्ड के संतुलन को खराब करना चाहेगा किसी किस्म का, सऊदी अरेबिया पे, यूएई पे, कतर पे, अब वो नहीं इस किस्म की कोई वो कार्रवाई करेगा। वो सिर्फ इस टाइम पे फोकस करेगा इजराइल पे, और किसी तरह से अमेरिका इंटरवीन ना करे डायरेक्टली, बस उतना सा उसका मेरे ख्याल में एम है। और इस इलाके में कितनी गरीबी फैलती है, कितनी महंगाई बढ़ती है, डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। ऐश्वर्या नो इज माइंड, अब तक लोगों को समझ जाना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को। कल भारत में, पाकिस्तान में, सऊदी अरेबिया में, यहां कितनी महंगाई बढ़ती है, इस तेल का क्या, वो तो कहता है ये तेल रिजर्व खत्म होंगे तो सब अमेरिका के पास जाएंगे। हिज एम इज वेरी वेरी क्लियर, ही सेड मैं अमेरिका को सुपर पावर बनाऊंगा, इनडायरेक्टली बना रहा है ना सबको, धीरे धीरे एवरीबडी इज बिकमिंग वीक, नो, तो ही इज एंजॉयिंग। वो जब होगा, जब इंटरवीन करेगा, जब समझौता करेगा। वेरी वेरी डिफरेंट व्यू पॉइंट। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जनरल जीरी बख्शी, जनरल दयाल, सौरभ शुक्ला, रॉबिन सचदेव, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब एक और महत्वपूर्ण विषय दर्शक, एंड सौरभ वी विल बी इन कनेक्ट, एक और महत्वपूर्ण इश्यू, भारत में एयर इंडिया, हमारा जो नेशनल कैरियर है एयर इंडिया, पहले भारत सरकार के पास था, अब टाटा के पास। एयर इंडिया का वो दुर्घटना, अहमदाबाद से लंदन जाता हुआ प्लेन उड़ने के कुछ क्षण बाद ही गिर गया, 240 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई। उसके बाद एक के बाद एक ऐसी खबरें आ रही हैं कि सिर्फ अंतरराष्ट्रीय नहीं बल्कि नेशनल फ्लाइट्स जो प्लेन्स हैं उनमें भी दिक्कत हो रही है, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, सांसद और एनसीपी की सांसद और वरिष्ठ नेता सुप्रिया सूले ने टैग किया है सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू को कि एक प्लेन जाना है दिल्ली से पुणे, 3 घंटे से डीले, वहां पे हांगकांग से, वहां से सैन फ्रांसिस्को से, वहां से अहमदाबाद से लंदन की एक और फ्लाइट को रद्द किया गया टेक्निकल स्नैक के चलते। ये आखिरकार हो क्या रहा है? और ये सारे टेक्निकल स्नैक क्या एयर इंडिया को अभी दिख रहे हैं, या अभी तक कोई चेक ही नहीं हो रहा, या अभी तक जिसका जो मन आ रहा था वो कर रहा? व्हाट इज द रियल स्टोरी? ये एयर इंडिया के अंदर की स्टोरी अब पता करना बहुत जरूरी हो गया, एंड रिपब्लिक पता कर रहा है। पूछता हूं मैं और पूछता है भारत कि आखिरकार भारत के नेशनल कैरियर एयर इंडिया के साथ हो क्या रहा? हमने ऐसी पिछले कई महीनों से हम इस तरह की अलग अलग वीडियोस अलग अलग पैसेंजर्स के द्वारा देख रहे हैं कि कहीं प्लेन में झरना गिर रहा है, यानी पानी, एसी का जो रिवर्स पानी होता है उसका प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है, कहीं हम देख रहे हैं कि वॉशरूम्स नहीं चल रहे हैं, कहीं हम देख रहे हैं टेक्निकल स्नैक्स है, कहीं हम देख रहे हैं खिड़की का प्लास्टिक निकल जा रहा है, कहीं हम देख रहे हैं कि बिजली नहीं चल रही। आखिरकार भारत के महाराजा एयर इंडिया, वो आपको याद है कि भूल गए? एक समय था जब प्लेन में चलना एक बहुत बड़ी बात होती थी, आज वो बात नहीं है। इट इज वेरी वेरी कॉमन और आसान है, ना इतना महंगा है कहा जाता है, लेकिन बात सिंपल है कि भारत के महाराजा को हुआ क्या? ये राजा से रंग की kहानी एयर इंडिया की है क्या? आखिर टाटा को दिया गया था इसलिए कि टाटा विल रन दिस बेटर, टाटा ने ये इसलिए लिया था कि टाटा विल मेक इट बेटर। ये एयर इंडिया के महाराजा से रंग की कहानी पता करनी पड़ेगी।
लोगों की जान से खेलना कहीं भी किसी को भी अलाउड नहीं है, चाहे वो एयर इंडिया हो या दुनिया की कोई भी या भारत की कोई भी और एयरलाइन सर्विस। अब देखिए तो पिछले 5 दिनों में कितनी अंतर्राष्ट्रीय और डोमेस्टिक फ्लाइट सिर्फ एयर इंडिया की ग्राउंड की गई हैं या घंटों डिले की गई हैं क्योंकि उन्हें टेक्निकल स्नैक मिले। क्या एयर इंडिया के स्टाफ या क्या एयर इंडिया के ऑफिसर देश को और भारत को और उन लोगों को यह बताना चाहते हैं कि ये सारे टेक्निकल स्नैक्स अभी निकल रहे हैं? क्या वो सोचते हैं कि देश की जनता घास खाती? क्या उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आपको सारे के सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स अचानक अभी मिलने लगे हैं? क्या आपको सारे टेक्निकल स्नैक्स अभी देखने लगे हैं? क्या आपको सारे ऑयल लीक्स अभी देखने लगे हैं? ये सब था लेकिन नजरअंदाज किया जा रहा। छोटा मोटा है, फर्क नहीं पड़ता, अरे छोटा सा तो ऑयल लीक है, कोई बात नहीं। ये बात एक रियलिटी है कि एयर इंडिया शॉर्ट स्टाफ है, कि एयर इंडिया का स्टाफ एक स्टाफ को जो एक प्लेन देखना होता है वो 4 प्लेन देखता है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो नजरअंदाजी हो जाती है। उसके चलते कितने 100 लोग और कितने 100 लोगों के परिवार उन्हें झेला। आखिरकार गलती किसकी थी? जैसे मैंने आपको कहा, वी आर नॉट गोइंग टू लीव द स्टोरी। हम इसको छोड़ेंगे नहीं क्योंकि ये आपकी और हमारी, ये भारत की लोगों की जान की बात है। कोई भी इसको, चाहे वो एयर इंडिया हो, चाहे वो टाटा चला रहा हो, चाहे वो भारत सरकार चला रही है, कोई भी चला रही हो, कोई भी कंपनी हो, लोगों की जान से नहीं खेल सकते। मेरे साथ एविएशन एक्सपर्ट और एक्स फाइटर पायलट जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच आकाश जी फॉर जी। मैं माफी चाहता हूं अक्षय जी, अक्षय चोपड़ा एक्स IAF पायलट। अक्षय जी थैंक यू सो मच। सॉरी मैं इस समय स्टूडियो में नहीं हूं तो थोड़ा डिले है अक्षय जी। लेकिन ये आखिरकार ये मानना कि ये सारे टेक्निकल स्नैक्स, आप तो फाइटर पायलट हैं, आप तो फाइटर पायलट रहे हैं, ये तो कमर्शियल एयरलाइनर्स हैं, आप ये बताना चाह रही है एयर इंडिया कि सडनली अचानक इतने सारे टेक्निकल स्लैग्स इतने सारे रूट्स पे मिल रहे हैं? क्या ये साफ नहीं है कि अभी तक कोई देख नहीं रहा था? अभी तक ये सारे नजरअंदाज किए जा रहे थे और अब जब अलर्ट हाई हुआ है इतने 250 लोगों से ज्यादा की जान जाने के बाद, तब ये सारी छोटी छोटी दिक्कतें देखी जा रही हैं या इन पे भी ध्यान दिया जा रहा है सर? अक्षय चोपड़ा। Okay, firstly, Aishwarya, I was not a fighter pilot, मैं एक ट्रांसपोर्ट पायलट ही था एयरफोर्स में, so I have the experience के कमर्शियल लाइंस में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। एंड देखिए क्या हुआ है, AI 171 के बाद ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं ये बेसिकली हाईलाइट ज्यादा हो रही है। ऐसा नहीं है ये स्नैक्स आते नहीं है, एविएशन में माइनर इंसिडेंट्स और स्नैक्स जो है वो एविएशन का एक पार्ट है। जो हमारी DGC है या इंटरनेशनल बॉडीज भी हैं, मल्टीपल बॉडीज के चेक्स एंड प्रोसीजर्स प्रॉपर रखती है। और अगर हम आज एक्चुअली में वर्ल्ड लेवल के रिपोर्ट्स भी देखें तो ये इंसिडेंट्स दुनिया में मेजर एयरलाइंस में कहीं ना कहीं हो रहे हैं। ये कोई लाइफ थ्रेटनिंग इंसिडेंट्स नहीं, ये किसी न किसी एयरलाइंस में होते रहते हैं। हाउएवर यहाँ पे 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली इंडिया को लेके। अब हो क्या रहा है आफ्टर दिस इंसिडेंट, बेसिकली जो सोशल मीडिया पे आइसोलेटेड लोग वीडियोस डालते थे कि हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, एयरक्राफ्ट में डिले है, एयरक्राफ्ट में वाटर लीकेज है, सीट फटी हुई है, बदबू आ रही है, स्क्रीन्स काम नहीं कर रही हैं, स्टाफ रूड है, ये सारी चीजें अब आपके सामने हाईलाइट हो रही है क्योंकि ये कोई माइनर इंसिडेंट नहीं था, ये रेगुलरली एयर इंडिया में होता था। पर्सनली हम सबने ये चीज देखी है जिसने एयर इंडिया से ट्रैवल करा है, तो ये बहुत अच्छी इनफैक्ट ये हाईलाइट हो रहा है। इट इज हाई टाइम that Tata's and the government of India has to take a very hard step here. Tata's ने जब एयर इंडिया लेकिन अक्षय जी सीट फटी होनी और टेक्निकल स्लैग, सीट फटी होनी और लैंडिंग गियर में दिक्कत, वीडियो गेम ना चलना, स्क्रीन ना चलना समझ आता है, इंजन ना चलना समझ नहीं आता। सीट फटी होना समझ आता है, टायर फटा होना समझ नहीं आता, वॉशरूम में थोड़ी दिक्कत चलिए वो भी समझ आती है, लेकिन कॉकपिट में थोड़ी सी भी दिक्कत समझ नहीं आती। आप लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हो, लोग अपनी जिंदगी आपके हाथ में यानी एयरलाइन के हाथ में सौंप देते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक फ्लाइट हो, चाहे वो 15 मिनट की फ्लाइट हो या फिर 15 घंटे की फ्लाइट हो, जिसको लेके मैं दिल्ली से यूएस आया। आप अपनी जिंदगी को, अपने परिवार की जिंदगी को एक तस्तरी में रख के एयरलाइन को सौंप देते हैं, बोलो लो अब तुम संभालो। मुझे नहीं लगता कि कहीं भी और दुनिया में सीट्स को मैं समझ सकता हूं, टॉयलेट्स में समझ सकता हूं, लाइट्स में समझ सकता हूं, स्क्रीन्स में समझ सकता हूं, लेकिन इंजन, द बेसिक्स हैव टू बी स्ट्रांग। लैंडिंग गियर, इंजन, टेक्निकल स्नैक कैसे?
अक्षर, टेक्निकल स्नैग वाज बीइंग अलाउड। क्या हम ये कह रहे हैं कि हमारे नेशनल कैरियर ने इतने महीनों से, इतने सालों से ये सब अलाउ किया? स्क्रीन अलाउ किया, चलिए माना, ठीक है, आपके पास पैसे कम थे, आपने किया, ट्रांजिशन चल रहा था, गवर्नमेंट टू प्राइवेट हो रहा था, आपने मॉडर्नाइज नहीं किया, आपकी चीजें पुरानी है, समझ आया। लेकिन इंजन, कॉकपिट, लैंडिंग गियर, सब। ओके, सो देखिए ऐश्वर्या, क्या होता है कि जब हम ट्रांसपोर्ट पायलट या किसी भी एयरक्राफ्ट की बात करते हैं, ग्राउंड पे एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करने से पहले उसके प्रॉपर चेक्स होते हैं, प्रॉपर प्रोसीजर्स होते हैं। पूरा जो टेक्निकल टीम है वो एश्योर करती है कि कोई स्नैग नहीं है, एयरक्राफ्ट इज फिट टू फ्लाई, उसमें प्रॉपर फॉर्म साइन होते हैं कि हाँ हमने इंस्पेक्ट किया है और एयरक्राफ्ट अब फ्लाइंग के लिए बिल्कुल फिट है। जब हम पायलट्स की भी बात करते हैं, द मोमेंट यू स्टार्ट एन एयरक्राफ्ट, ये जो अब एयरक्राफ्ट फ्लीट्स हमारे पास है, एयर इंडिया की भी बात करें, मोस्ट ऑफ द प्लेन्स हैव बीन अपग्रेडेड, वो इतने एडवांस प्लेन्स हैं कि उसके एवियोनिक्स आपको इमीडिएटली बता देंगे कि कुछ प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को अब क्या आप हैंडल कर सकते हैं, नहीं तो आप टेक ऑफ को रिफ्यूज कर सकते हैं, आप फ्लाइंग रिफ्यूज कर सकते हैं, वो सॉर्टी रिफ्यूज हो सकती है। तो इसलिए कई बार स्नैग ग्राउंड पे आते हैं और बोल देते हैं कि भाई टेक्निकल स्नैग है। कई बार आप लेकिन ये कैसा टेक्निकल, मैं ये बात समझ नहीं पा रहा हूं। एयर इंडिया की बेंगलुरु से लंदन जाने वाली, दिल्ली से लंदन जाने वाली, सैन फ्रांसिस्को जाने वाली, ये सारी डोमेस्टिक इंटरनेशनल फ्लाइट्स में अचानक, और ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, एयर इंडिया की 4 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं आज। ये सिर्फ आज की खबर है दर्शकों, ब्रेकिंग न्यूज कमिंग राइट नाउ, कि आज एयर इंडिया की 4 उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। एयर इंडिया की अब तक 4 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और ये अब तक की सबसे बड़ी जानकारी है जो कि मैं आपको दे रहा हूं। तकनीकी खराबी के चलते उड़ानें रद्द की गई हैं। मैं तब भी ये कहूंगा कि उड़ानें रद्द की जा रही हैं, इसका मतलब चेक किया जा रहा है, इसका मतलब अलाउ नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब अनुमति नहीं दी जा रही है कि हल्की सी भी गलती किसी भी एयर इंडिया के प्लेन में, फ्लाइट में अलाउ की जाए, अनुमति दी जाए। ये कभी होनी नहीं चाहिए। ये सारी गलतियां थी कैसे? एयर इंडिया मुंबई से सैन फ्रांसिस्को, एयर इंडिया दिल्ली से दुबई, ये सारी उड़ानें रद्द की गई हैं। आज में एयर इंडिया की 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 उड़ानें रद्द की गई हैं। एयर इंडिया की अहमदाबाद से लंदन की उड़ान रद्द की गई है और ये एक वो काम है जो कि एयर इंडिया को बहुत पहले कर लेना चाहिए था। आज पूछता है भारत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच। लोकल प्लाई बस वाटर प्रूफ होने का दावा करते हैं। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया